हेलो गाइज, रेसर सेमेस्टर पे एक बार आप लोगों का पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलते हैं, थ्री फेज सिस्टम पढ़ा रहे थे। आप भी कहेंगे सर जी डायरेक्ट जब भी हम क्लास लेते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही आ जाते हैं। चलिए चलते हैं। थ्री फेज सिस्टम में पढ़ा रहे थे आपको हम। थ्री फेज सिस्टम में क्या उनका क्रम होता है, कैसे वेव डायग्राम बनते हैं थ्री फेज सिस्टम का, ये आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, फिर भी मैं एक बार यहां पर बताना चाहूंगा आपको थ्री फेज का वेव डायग्राम। मैं एक बार फिर से बताऊंगा इसको ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इस बार थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। और मैंने मान लिया इस साइड में नॉर्थ पोल है और दो पोलों के बीच में ये होंगे। इधर नॉर्थ पोल है, इधर कौन सा है, साउथ पोल है। फ्लक्स रेखाएं नॉर्थ से कहां जाएंगी, साउथ में जाएंगी, बता रखे थे। मैंने मान लिया कि सबसे मिडिल में यहां पर आर फेज है, नाम दे दीजिए आर। ये वाला कौन सा जाएगा, आर डैश। फिर मैंने मान लिया आर आर डैश बता दिए थे, थोड़ा सा बता देंगे ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा यहाँ पर। अगला मान लीजिए वाई, ये मान लीजिए वाई और वाई डैश कितना अंश होना चाहिए बाबू, ए रहेगा इनसे 120 अंश, वाई और वाई डैश। और यहां मान लेते हैं बी और बी डैश है, ठीक है। तो इनसे 120 अंश पे बी और बी डैश। इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए ग्राफ हमारा इसी के बीच में चलेगा। चलिए हम 30-30 अंश बनाए हैं। ये जितना हम बना रखे हैं पॉइंट सब 30-30 अंश का है, ठीक है, ताकि ग्राफ आसानी से बन सकता है। चलिए पहले इसका बनाते हैं, आर का। तो देखिए अभी 0 अंश पर है, अभी कितने अंश पे है, 0 अंश पर। जब ऐसे घुमाएंगे इसको, रोटेशन कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो देखिए जब ये घूमेगा तो इसमें ईएमएफ बढ़ता जाएगा, 90 अंश पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो 30, 30, 60, 30, 90, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम पढ़ा चुके थे। फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर मैक्सिमम, फिर 0 होता जाएगा। तो मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बस इतना बना दे रहा हूं। आर के बाद चलिए वाई का बनाते हैं। वाई देखिए जब आर में 0 था तो वाई में कुछ उत्पन्न हो रहा था। मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे, वाई में कुछ उत्पन्न हो रहा था। कितना अंश चल के 0 होगा, रोटेशन ऐसे है ना तो ऐसे घूमेगा, ये रोटेशन ऐसे है तो घूमेगा ऐसे। 30 अंश चल के 60 अंश चल के 0, 30, 30, 60, यहां पर चल के वो क्या हो जाएगा 0। फिर 30, 30, 60, 30, 90 पर मैक्सिमम, फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर 0 कर लीजिएगा। फिर वही चलता रहेगा प्रक्रिया। स्टार्टिंग वाला सही होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग मेन होता है। फिर चलिए बी वाला। अब बी वाला देखिए ये है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ पर। तो चलो ये कितना अंश चल के, देखो ये अगर खींचा जाए तो 30 अंश चल के क्या हो जाएंगे मैक्सिमम। तो मान लो 30 अंश चल के क्या हो गया मैक्सिमम, 30 अंश चल के मैक्सिमम। फिर 30, 30, 60, 30, 90, यहाँ पर चल के 0 हो जाएंगे। 30, 30, 60, 30, 90, यहाँ मैक्सिमम। फिर 30, 30, 60, 30, 90, फिर आके क्या हो जाएंगे 0। एक इसका ग्राफ है आर का, एक इसका वाई का, और ये भाई साहब किसका है बी का। ए बनेगा इसका, ठीक है। अब देखो जब ऐसा बना दिए हो तो इसका वेक्टर बनाते हैं। इनका वेक्टर कैसे होगा जरा ध्यान दो, वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम में आर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसको वी आर, एक को वी वाई, एक को वी बी मान लेते हैं, ठीक है। मतलब आर का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा भाई, वो मान लेते हैं वी आर। तो वाई का ईएमएफ कितना हो जाएगा वी वाई, और बी का ईएमएफ कितना हो जाएगा वी बी। आर, वाई और बी। तो मैं इसका वेक्टर कैसे बनाऊंगा, तो एक तरफ बना लेना अगर वी आर, तो आर से वाई कितना अंश पर है 120 अंश पर। तो इनसे 120 अंश यहां होगा लगभग में,
वी वाई कितना अंश है यहां से 120 अंश, और इनसे वी वाई से वी बी इनसे 120 अंश पे, मतलब इनसे 120 अंश किधर आएगा, इनसे 120 अंश लगभग इधर आएगा, तो हो जाएगा वी बी, इनसे कितना अंश 120 अंश, इनसे कितना अंश रहेंगे 120 अंश। तो ये हुआ इसका वेक्टर डायग्राम आर वाई और बी। आर वाई बी एक दूसरे से कितने अंश पे होंगे 120 अंश पे होंगे, वी आर से वी वाई और वी वाई से वी बी एक दूसरे से कितने अंश पे होंगे 120 अंश पर होंगे। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आपको सीक्वेंस था, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ थ्री फेज, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ थ्री फेज, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है। अब एक और बात, थ्री फेज का जो ईएमएफ इक्वेशन आता है तो उसमें आपको थ्री फेज का जो वेव डायग्राम बनाए थे ना वो भी बनाएंगे और साथ में ईएमएफ इक्वेशन भी लिखेंगे। तो मैं बता दे रहा हूं, मैं नहीं बनाऊंगा यहां पर, लेकिन आपको बनाना है। तो क्या बनाना है आपको, इसमें पहले बनाना है वेव डायग्राम, वेव डायग्राम भी बनाना है, याद रखेंगे। पहले आप क्या बनाएंगे बाबू, वेव डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसमें पहले आप लोग वेव डायग्राम बनाएंगे, वेव डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे इसका वेक्टर, वेक्टर डायग्राम। तो देखिए वेक्टर डायग्राम में इधर छोड़ देते हैं। देखिए अगर इसका वेक्टर डायग्राम बनाना हो तो वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, एक मान लीजिए अपने आप से, एक इस साइड में ये हो जाएगा वी आर, तो वी वाई इनसे कितना अंश पर रहेंगे 120 अंश पर, ये हो जाएंगे वी वाई, और इनसे 120 अंश पे कौन होंगे वी बी। आर से वाई, वाई से बी के बीच का वोल्टेज एंगल कितना होता है 120 अंश, तो ये रहेगा कितना अंश 120 अंश। इनसे भाई साहब कितना अंश पे रहेंगे 120 अंश, और ये भाई साहब इनसे कितना अंश पे रहेंगे 120 अंश। ये याद रखना है। ये हो गया इसका वेक्टर डायग्राम। आप कहेंगे सर जी आप तो ईएमएफ इक्वेशन बता रहे हैं, फिर वेक्टर डायग्राम क्यों बता दिया इसमें, तो वेक्टर डायग्राम से हम इक्वेशन निकालेंगे। जैसे वी आर का इक्वेशन आप निकालेंगे कैसे, तो वी आर का आपको इक्वेशन पहले से पता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल साइन वेव की तरह चल रहा था ऐसे ही। तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, तो वी आर का इक्वेशन हम लिखेंगे वी आर इक्वल टू, ये लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपका वी आर का हो गया। अब इनसे देखिए 120 अंश आगे ये चल रहे हैं, इनका कितना हो जाएगा वी वाई इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं वी एम साइन ओमेगा टी अब प्लस 120 अंश, 120 अंश आगे है इनसे, तो इतना लिख लीजिएगा। और ये भाई साहब देखिए इनको कितना लिख सकते हैं, इनके लिए इनके लिखेंगे वी बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखिए इनसे प्लस 240 है ये, या फिर माइनस 120 भी तो हो सकता है, देखो इनसे 120 अंश पीछे है, अरे भाई प्लस भी हो सकता है, तो प्लस 240, अच्छा माइनस 120 सॉल्व करोगे तो वही आता है, तो माइनस में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं इसको कितना माइनस 120, तो मैं अच्छा प्लस से लिख लो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्लस से 240 लिख लो, तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर वी वाई वी वी का इक्वेशन हो जाएगा। तो ईएमएफ इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, इसका जितना लिखे हो उसका ईएमएफ इक्वेशन एग्जाम में पूछता है, तब इसका ईएमएफ इक्वेशन कैसे लिखोगे इनका भाई साहब का, तब पहला लिखोगे वी आर इक्वल टू क्या लिखोगे बाबू वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। वी वाई क्या लिखोगे वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगला लिखोगे वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 240, इक्वेशन नंबर
हॉट हो जाएगा। ये आता है इसका ईएमएफ इक्वेशन थ्री फेज सिस्टम का। तो पहले वेव डायग्राम बनाएंगे, फिर वेक्टर बनाएंगे, और फिर इसका ईएमएफ इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसका ईएमएफ इक्वेशन लिखा जाएगा। एक बात यहां पे ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, अगर आप इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो V इक्वल टू आ जाएगा वी आर प्लस वी वाई प्लस वी वी। अगर इन तीनों का एवरेज निकाला जाए, इन तीनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज, तो भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कैसे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, V इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, वी आर प्लस वी वाई प्लस वी वी। वी आर का मान देखिए, जो वैल्यू वहां पर निकाले हैं ना, उसी चीज को यहां रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, वी आर का मान देखो, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, अब प्लस कितना आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 240। ओके, इतना लिख लीजिएगा। अब इसको इसमें से कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन है, तो कॉमन कौन सा है, वी एम, बचेगा कितना, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 120 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 240। इतना ही तो आएगा, बिल्कुल इतना आएगा। अब देखिए, अब इसमें v इक्वल टू कितना आ गया बाबू, v इक्वल टू कितना आ गया, vm कितना आ गया था, साइन ओमेगा टी, प्लस कर लीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस 120 को कितना लिख सकते हैं, 90 प्लस ओमेगा टी प्लस 30 आ जाएगा ना इतना। तो मैं कितना लिख सकता हूं बताओ, थोड़ा शार्ट कर ले रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं, छोटा करने से ये फायदा हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, बताइए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस 120 अंश को, क्या मैं बार बार लिखूं यार, देखो यहां पर तुमको पता होगा, चलो लिख ही देते हैं। चलो, साइन है ओमेगा टी प्लस कर लो प्लस कर लो 90 चाहे 30, आप प्लस करो 90, 120 हो गया ना, आप प्लस साइन 240 है तो 360 में से घटा दो, 360 माइनस कितना कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, चाहे 240 को 180 अंश प्लस कर लो, ये भी तो हो सकता है। तो कितना कर सकते हो, चाहे 360 में से घटा लो, कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 360 माइनस कितना लाना है, 240 माइनस 90 हो जाएगा, आ जाएगा, नहीं 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 आ पाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 360 में से 240 घटा लीजिए, 0 तो 120 आएगा क्या, 120, या फिर 180 हमें कितना जोड़ दिया जाए, 60, हाँ तो इसको मिटा दो, ऐसे लिख लो, इसको लिख लो 60 प्लस 180, इतना लिख लो। चलो अब कितना आ जाएगा देख लो, इतना इक्वल टू आ जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस, देखो उसका कितना मान हो जाएगा, इसको एक साथ कर लेना इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बाबू, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, यही तो होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस ओमेगा टी प्लस 30 अंश, इसमें देखो कितना आ जाएगा, प्लस साइन 180 अंश प्लस थीटा, साइन 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, यही तो, साइन 180 अंश प्लस थीटा, साइन 180 अंश प्लस थीटा माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा यहां पर हो जाएगा, अच्छा यहीं पर लिख लो डायरेक्ट, यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा,
60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर लीजिएगा, कितना Vm, ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी, अब प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस तीसंस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन तीसंस, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है ना इसमें भी, माइनस कॉस, फिर ये आ गया कॉस ए प्लस बी आ गया, तो फिर इसको कैसे लिखोगे माइनस कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट में लिख देंगे, हटा दे डायरेक्ट, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस 60 अंश, ठीक है। कॉस 60 अंश आएगा, तो कॉस ए प्लस बी, अब माइनस आएगा तो यहां प्लस कर लेना, कॉस ओमेगा टी सॉरी माइनस आएगा तो प्लस कर लेना, माइनस प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन 60 अंश। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, ये देखो प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो कितना आ जाएगा cos ओमेगा टी अब बटा √3 नहीं इंटू √3/2 आ गया, ठीक है, ये हो गया। ये देखो माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और साइन 30 अंश का मान 1/2, ये देखो माइनस ये वाला, फिर कॉस ओमेगा टी आ जाएगा इंटू आ जाएगा कॉस 60 अंश का मान 1/2 आ जाएगा, ये फिर प्लस कितना आ जाएगा साइन ओमेगा टी और साइन 60 अंश का मान √3/2। अब देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ओके 0 आ रहा है कि नहीं, कॉस ओमेगा टी इंटू √3/2, कॉस ओमेगा टी इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से साइन कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा जोड़कर कट जाएगा, सॉल्व करिएगा इसको, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो आपको एग्जाम में यहां तक इसको सॉल्व करना रहता है, ओके। तो साइन थीटा के लिए आपको वहां तक आपको सॉल्व करना रहेगा, आर वाई और बी के लिए, ओके। आर के लिए, वाई के लिए, बी के लिए आप लोग ऐसे फॉर्म जानेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और उसका लास्ट स्टेप कितना लिखेंगे 0 लिख देंगे, ओके। कहीं मिस्टेक है क्या इसमें, मिस्टेक हो सकता है प्लस माइनस में, जल्दीबाजी मैंने कर दिया, वैसे सही है, ठीक है, 0 आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं फेज अनुक्रम, ईएमएफ आएगा तो यहां तक आपको प्रूव करना पड़ेगा, जैसे बताए हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है 3 फेज का ईएमएफ इक्वेशन तो यहां तक आपको प्रूव करना पड़ेगा, इसमें इतना ध्यान रहे, ओके, यहां तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या 0 नहीं आ रहा है, आ जाएगा यार, सॉल्व करके देखना एक बार तुम लोग, या फिर कहीं गलत हुआ होगा थोड़ा बहुत, 180 80 प्लस 60 240 अंश सही तो है, कॉस 180 अंश प्लस साइन 180 अंश प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस से होता है, और यहाँ पर सही है, सॉल्व करिएगा। चलते हैं 3 फेज सिस्टम में, ईएमएफ इक्वेशन हो गया, 3 फेज में आपको पहले हम क्या बता दिए, वेव डायग्राम बता दिए, वेव कैसे बनाएंगे, फिर आपको हम बता दिए इसका वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, वेक्टर ही बता दिए, अब फिर हम बता दिए इसका ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा, ईएमएफ इक्वेशन भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इसका ईएमएफ इक्वेशन में जब एसी पढ़ा रहा था ना, तो उसमें भी मैंने लिखवाया था इस चीज को, शायद आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, वहां पर मैंने लिखवाया था वी, मतलब 3 नहीं बताए थे कि अगर 120 अंश पे हो जाए, अगर ये वी आर है, अगर ये वी वाई है और ये वी बी है, तो इनका कैसे लिखेंगे, तो 120 अंश 120 अंश 120 अंश, वहां भी लिखवाए थे इस चीज को। हाँ एक और बात, अगर आप वेव डायग्राम चाहे वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वी आर ऐसे खींचिए, वी आर यहाँ खींचिए, वी वाई यहाँ खींचिए और वी बी यहाँ खींचिए, कुछ लोगों को माइंड में आ जाता है कि सर जी बिल्कुल ऐसे ही खींचेंगे तब जाकर सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है,
जरूरी नहीं है कि 120 अंश वैसे ही खींचिए, आप चाहे तो पहले वी आर को ऐसे भी खींच सकते हैं। ये मान लीजिए वी आर है, तो इनसे 120 अंश एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इनसे 120 अंश इधर आएगा तो हो जाएगा वी वाई, इनसे 120 अंश इधर आएगा तो हो जाएगा वी बी। तो जरूरी नहीं है कि वही है, आप ऐसे भी चाहे तो ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यही ड्रा करिए, आप वैसे भी ड्रा कर सकते हैं। एच और 20 आप चाहे तो वी आर को यहां भी खींच सकते हैं, वी आर को यहां भी खींच सकते हैं, और वी वाई कहां हो जाएगा 120 अंश ऐसे, और वी भी कहां हो जाएगा यहां पे हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग खींच सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको। ओके, बस 120 अंश होना चाहिए और आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये याद रखना चाहिए। ओके, तो 120 अंश के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज भी होना जरूरी है। ओके, चलिए अब चलते हैं जरा हम इसमें फेज अनुक्रम में, कला अनुक्रम में। ध्यान देना बेटा, कला अनुक्रम, फेज अनुक्रम। ये पूछता है एग्जाम में, जेई के एग्जाम में भी पूछेगा, यहां भी पूछ सकता है। फेज, कला अनुक्रम, चाहे फेज सीक्वेंस, तो आपको इसको याद कर लेना है। याद क्या करना है? याद ये करना है कि थ्री फेज का कला अनुक्रम, कला अनुक्रम आर वाई बी होता है। कला अनुक्रम क्या होता है बाबू? आर वाई और बी, मतलब आर बी वाई नहीं, आर से वाई, वाई से बी और फिर बी से आर, ऐसे ही चलेंगे आप लोग। मतलब आपको चलना कैसे है, पहले आर में जाएंगे, आर से वाई में जाएंगे, वाई से बी में जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं सर जी ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो मतलब मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई मोटर है, 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 3 मोटर मैंने दिखा रखा है और इसमें क्रम है। क्रम ये है, यहां पर 120 अंश पर वाइंडिंग करने के बाद एक आर निकला, एक वाई निकला और एक बी निकला। तो अगर आर के बाद वाई इधर है, अब बी इधर है, तो मोटर इस डायरेक्शन में घूमेगा, आर के बाद वाई और वाई के बाद बी में। ठीक है, मतलब मोटर आर से वाई, वाई से बी की तरफ घूमता है। अगर आप इसमें आर यही था, आर यही है, लेकिन वाई और बी को आपस में चेंज कर दिए, वाई को इधर बना दिए, बी को उधर बना दिए, वाइंडिंग करते समय आपने बी और वाई को उल्टा सीधा कर दिया, गलत कर दिया, तो उस समय क्या होगा? अगर वाई यहां पर आ गया और बी यहां चला गया वाइंडिंग करते समय, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आर से वाई का बीच का कोण जो है 240 अंश हो गया। ऐसे चलोगे तो इधर से 120 अंश है, इधर से 120 अंश, इधर से 240, मतलब उल्टा हो गया, वाई यहां पर हो गया, बी वहां चला गया। तो उस कंडीशन में भी आपका क्रम क्या होना चाहिए? आर वाई बी। इसमें भी क्रम क्या रहेगा? आर वाई और बी, मतलब आपका जो मोटर होगा इस बार ऐसे घूमेगा, आर से वाई, वाई से बी, मतलब मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर 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 मान लीजिए कि हम y और b यहां पर है, अगर r और y को चेंज कर दिया आपस में, अगर r और y को चेंज कर दिया, b यहीं रहा, y यहां चला गया और r यहां चला गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम हमेशा अपना क्रम कैसे निभाएंगे? r से y से b, मतलब आपका ये रहेगा। मतलब क्या समझे? देख लो, ये हमारा कौन सा कंडीशन था? ये मेन कंडीशन है, होना चाहिए ऐसा। अगर हम y और b को आपस में चेंज कर दें, चाहे बी और आई, वाई और आर को किसी को भी चेंज कर दो, अगर आर वाई बी में से किसी दो को आपस में चेंज कर दोगे तो मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो नोट याद रखना है यहां पर, नोट। नोट क्या याद रखना है बाबू? नोट आपको यह याद रखना है कि यदि यदि थ्री फेज के किन्हीं थ्री फेज के किन्हीं दो टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए, आपस में
बदल दिया जाए तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है। घूमने की दिशा बदल जाती है, ये याद रखना है। अगर मोटर के किसी दो टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो मोटर के जो घूमने की दिशा है वो बदल जाएगी। क्रम क्या होता है घूमने का? आर से वाई और वाई से बी, ये याद रखना है आपसे। आर से वाई में जाएंगे और वाई से कहां आएंगे? बी में आएंगे। ये घूमने का क्रम होता है, ये याद रखेंगे। चलिए अब मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए कि यहां पर एक मोटर है और एक मोटर यहां पर 3 फेज का, ओके। अगर यहां पर 3 टर्मिनल इसमें भी है और 3 टर्मिनल इसमें भी है, ये था आर, ये था वाई और ये था बी। मोटर के घूमने की दिशा कैसी है? तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसमें आर को छोड़ दीजिए, इधर बी कर दीजिए और इधर वाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? घूमने की दिशा बदल जाएगी। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया बाबू? ये कौन सी घूमने की दिशा हो गई? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो तुमको तो एक समझ में आ गया कि अगर हम किसी दो को आपस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर फिर से, अगर पुनः हम इसमें से किसी दो को आपस में चेंज कर दिए, भाई एक बार तो मैंने चेंज किया था वाई और बी को, तो घूमने उल्टा घूमने लगा। अगर तुमको उल्टा घूमने में प्रतीत हो रहा है तो फिर किसी भी दो को आपस में चेंज कर दो। जैसे देख लो, 3 था, चलो दो को आपस में चेंज कर दो। हम आर और बी को चेंज कर दिए, यहां बी आ गया और यहां आर आ गया। मतलब देखो इन दोनों को हम आपस में क्या कर दिए? इंटरचेंज कर दिए। अब देखो आर से वाई, वाई से बी, फिर देखो घूमने की दिशा बदल गई कि नहीं? इधर घूम रहा था, अब इधर घूमेगा। मतलब अब किधर हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? जैसे मान लो तुम मोटर चला रहे थे कोई, अब मोटर चलाते चलाते तुमको मतलब मोटर जोड़ दिए, उल्टा घूम गया, तो कोई दो को आपस में फिर इंटरचेंज कर दो। अरे दो 3 वायर हैं, तीनों में से कोई 2 वायर चेंज कर दो, इसको उठा के यहां जोड़ दो, इसको उठा के यहां जोड़ दो, तो मोटर फिर क्या होगा? उल्टा घूमने लगेगा। लेकिन तुम चाहते हो फिर सीधा घूमे, तो तुम्हारी मर्जी, फिर उन तीनों में से किसी दो को आपस में चेंज कर दो, तभी भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वही जो चेंज किए थे वही चेंज करो, कोई भी चेंज कर दो, फिर मोटर क्या करेगा? उल्टा घूमने लगेगा। जैसे यहां देखो, एक हमारे पास कोई मोटर था, ये मान लो मोटर है, ओके। इस मोटर में जब जाओगे मार्केट में खरीदने के लिए मोटर, तो मोटर में यहां पर एक टर्मिनल पोस्ट होता है, ओके। इस टर्मिनल पोस्ट में यहां पर लिखा रहेगा, चाहे वहां पर जैसे आप मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए ना, तो देखो इसमें 3 कलर का ऐसे बेंड होगा, 3 कलर का इसमें बेंड होगा, चाहे उसी में ऐसे 3 कलर का बना होगा। 3 कलर का पॉइंट बना होगा, ओके। वहीं पर लिखा भी होगा रेड, येलो और ब्लू। अब जो तुम वायर लेके आओगे, जो तुम वायर मार्केट से लेके आओगे, तो एक तुम्हारा रेड रहेगा, ठीक है। तो रेड को लाके किस में जोड़ दोगे? आर में जोड़ दोगे। अब फिर से एक लाओगे तुम वाई येलो कलर का, वो इसमें जोड़ दोगे। एक हमारा जो आएगा ब्लू कलर का रहेगा, उसको तुम लाके इसमें जोड़ दोगे। तो मोटर ठीक है, मोटर ऐसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मोटर घूम रहा था। लेकिन तुमने गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया कि जो मोटर तुम मार्केट से लेके आए थे उसमें तो लिखा था 3 पॉइंट बनाकर, एक आर, एक वाई और एक बी। आर, वाई और बी। तुमने जो वायर जोड़ा था, एक रेड था, एक येलो था और एक ब्लू था। आर था, वाई था, बी था। तुमने उल्टा सीधा थोड़ा काम कर दिया इसमें। तुमने क्या किया? आर को तो इसी में जोड़ा, वाई को यहां जोड़ दिया, बी को यहां जोड़ दिया, तो मोटर क्या करेगा? उल्टा घूमना शुरू कर देगा। कोई बात नहीं, फिर आप कोई दो को इंटरचेंज कर देना, फिर मोटर सीधा घूमने लगेगा।
ठीक। तो ये सब क्रम होता है थ्री फेज सिस्टम का। तो थ्री फेज सिस्टम जब भी आएगा तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि थ्री फेज सिस्टम में मोटर ऐसे घूमता है और ऐसे इसका क्रम होता है। अगर आपको कहीं भी मोटर दिखाई दे तो ऐसे दो क्रम को चेंज करेंगे, मोटर उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। ये बहुत फायदेमंद होता है टेस्टिंग वोस्टिंग में कहीं यूज। ये सब थ्री फेज सिस्टम का फेज अनुक्रम है, कला अनुक्रम है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके चलिए, थ्री फेज सिस्टम में एग्जाम में बहुत कम पूछता है अनुक्रम। आपको पूछेगा क्या थ्री फेज सिस्टम में, तो आपको पूछेगा, एक पूछेगा ईएमएफ इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा पूछता है। थ्री फेज का ईएमएफ इक्वेशन जैसे बताए हैं वैसे करेंगे। दूसरा पूछता है स्टार और डेल्टा, तो वो होगा कनेक्शन में। क्या होगा? कनेक्शन में। तो आइए चलते हैं कनेक्शन पढ़ते हैं। ओके तो हम पढ़ेंगे थ्री फेज सिस्टम का कनेक्शन। हम पढ़ेंगे थ्री फेज सिस्टम का कनेक्शन। तो हेडिंग रहेगा आज का आपका थ्री फेज प्रणाली का, चाहे थ्री फेज सिस्टम का, थ्री फेज सिस्टम का कनेक्शन या फिर संयोजन। थ्री फेज सिस्टम का कनेक्शन। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से क्वेश्चन पक्का है आना, थ्री फेज सिस्टम कनेक्शन से पक्का है क्वेश्चन आना, कोई रोक नहीं सकता है। और कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा बाद में, पहले हम समझाएंगे और फिर बताएंगे क्या आता है, ये भी बताएंगे। इंतजार कीजिए, वो चीज समझने के लिए ये सब चीजें बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जो थ्री फेज कनेक्शन होता है कितने प्रकार का होता है, तो लिखेंगे कि थ्री फेज का संयोजन, चाहे कनेक्शन, थ्री फेज का संयोजन मुख्य रूप से, मुख्य का एक ही मतलब वही, मुख्य रूप से, और भी थोड़ा होता है स्कॉट भी आता है लेकिन नहीं पढ़ाएंगे यहां पर। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन बाबू? एक होता है हमारा स्टार कनेक्शन, एक होता है स्टार कनेक्शन, ठीक है। और जो दूसरा होता है वह होता है डेल्टा कनेक्शन। दूसरा कौन सा होगा? डेल्टा कनेक्शन। तो कनेक्शन हमारे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। आइए देखते हैं कैसे स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फेज था, मान लीजिए हमारे पास एक फेज था। इस फेज का ये है फेज और ये है न्यूट्रल, या फिर हम इसी को कहेंगे आर, इसको कहेंगे आर डैश। ओके फेज न्यूट्रल में मैंने आर और आर डैश मान लिया। एक फेज हमारा ये हो गया। जब बाइंडिंग करेंगे दो टर्मिनल निकलेंगे, लास्ट में मैंने दो निकाल दिया है। एक और चलिए, एक और मान लीजिए कि हमारे पास एक और था ऐसे, यह था वाई डैश, चाहिए यह है फेज और ये क्या होगा? न्यूट्रल। एक और मान लीजिए थ्री फेज है तो तीन मानेंगे। एक और हमारे पास था यहां पर, ठीक है। एक और मान लीजिए यहां पर ए है बी और ए है बी डैश, मतलब बी का ये फेज है और बी का ये न्यूट्रल है। तीन फेज हमारे पास है, तीन फेज। हमने जब वाइंडिंग किया पूरा तो हमारे पास कितने फेज निकले? तीन फेज निकले। ओके अभी बता देंगे वाइंडिंग कैसे किए हैं, अभी हम समझा देंगे आपको। पहले देखिए, जब बाइंडिंग किए तो हमारे पास कितने फेज निकले? तीन फेज निकले। आर आर डैश, वाई डैश, बी बी फेज। 6 पॉइंट मिलेंगे और तीन फेज मिलेंगे, तीन फेज तीन न्यूट्रल मिलेंगे। हमको फेज से मतलब रहता है। तो इसको हम स्टार और डेल्टा कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको यहां देखना है। तो हम पहले चलेंगे, कौन सा कनेक्शन पढ़ेंगे बाबू?